सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को लेकर ऐसा क्या कहा कि देश में बवाल मच गया। कल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था, हमने आपको कल ही बताया। रूस से तेल खरीदने पर कह रहा है कि एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा दूंगा। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को नीचे गिरा सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता तो ट्वीट काहे कर रहे हो भाई? ट्वीटर से पता चल रहा है कि कितना फर्क पड़ रहा है कि रूस मेरी सुन नहीं रहा, भारत मेरे सामने झुकने वाला नहीं है। भाई को आग लगी है और इस पोस्ट से ट्रंप की बौखलाहट साफ दिख रही है। वो इतना भड़के हुए हैं कि रूस और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने लगे। जैसे ही ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड कहा, वैसे ही राहुल गांधी बल्लियों उछलने लगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिख दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने इसे खत्म कर दिया है। अडानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी, असफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमईज का सफाया, किसान कुचले गए। मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि नौकरियां नहीं। यानी ट्रंप की बातों को राहुल गांधी सही बताने में जुट गए। सुनिए क्या बोले। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल गांधी कह रहे हैं कि दुनिया जानती है कि भारत डेड इकोनॉमी है। कह रहे हैं मुझे खुशी है कि ट्रंप ने यह कह दिया, यह फैक्ट कह दिया। राहुल गांधी इस देश के नागरिक है ना बॉस। ट्रंप इस देश के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, उनको खुशी हो रही है। इसी जिस इकोनॉमी को राहुल गांधी डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उससे इन्होंने कितने नोट छापे हैं अभी आपको आगे बताऊंगा। राहुल गांधी जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत की इकोनॉमी को, उसी डेड इकोनॉमी, सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी से अभी अभी ब्रिटेन ने आगे बढ़ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। डेड इकोनॉमी से कोई एग्रीमेंट करता है? और भारत डेड इकोनॉमी है तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए था ट्रंप से घूम के, तुम क्या बोलते हो जी? डेड है तो तुम हमसे समझौता करने के लिए इतना मरे क्यों जा रहे हो? डेड है ना इकोनॉमी ट्रंप के हिसाब से, तो काहे हमसे बात करने के लिए अलबलाए हुए हैं? डेड से क्या बात करनी? जाओ फिर। सोचिए, ये लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में हदें पार करते जा रहे हैं। मतलब आप सोचिएगा कि अच्छा ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा दिए, अब इससे क्या ही अलग कर लेंगे। ऑपरेशन महादेव के नाम पे हंगामा कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे। ये लोग का कोई लिमिट नहीं है बॉस, कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तो ये लोग उसको भी सही बताने में लग गए। और स्पेशली राहुल गांधी, इनके कांग्रेस के लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इनसे अलग बोल रहे हैं। यही राहुल गांधी संसद में मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि कह दो ट्रंप झूठा है। यही राहुल गांधी 2 दिन में यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप सही बोल रहा है। ट्रंप हो या राहुल गांधी, ये भारत की जिस इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, सच ये है कि वो इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। और ये बात हम नहीं कह रहे, आईएमएफ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं। 2 दिन पहले ही आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत और दुनिया के बाकी देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। राहुल गांधी जी, डेड इकोनॉमी के बारे में सुनिए, आपको पढ़ाता हूं। वैसे पढ़ाने का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं कि आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है। यह आईएमएफ की रिपोर्ट है बॉस। और राहुल गांधी अब यह ना कह दें कि नरेंद्र मोदी ने आईएमएफ से हाथ पकड़ के लिखवा लिया है। जीडीपी ग्रोथ रेट, इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत की 2025 के लिए, आपको यह बता रहा हूं, 2025 के लिए भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है आईएमएफ ने? 6.4% बॉस। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था और लगातार पिछले कई सालों से बढ़ रही है। चीन, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, वो भारत से कहीं पीछे है 4.8% पर। यूके
वो जो अंग्रेज हम पर राज करके गए वो आज 1.2% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका, जहां के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं भारत डेड इकोनॉमी है, उनकी खुद की इकोनॉमी 2% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही, 1.9% पर है। जर्मनी 0.1% बॉस, 0.1%, 1% भी नहीं। जापान जो है वो 0.7%, ये भी 1% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा। फ्रांस 0.6% बॉस। ऐसे में जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं 1% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही, भारत की इकोनॉमी 6.4% की रफ्तार से बढ़ रही है और राहुल गांधी को डेड इकोनॉमी दिखती है। आपको जरा नहीं लगा कि ट्रंप को सुनाना चाहिए कि तुम किस मुंह से बोल रहे हो डेड इकोनॉमी, तुम 2% की रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहे, और आप उसके साथ खड़े हो गए मोदी को घेरने के नाम पर। आपको भारत की बेइज्जती नहीं दिखी इसमें? क्या है राहुल गांधी बॉस? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना आप, ऑपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन है तो भारतीय। अगर भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी होती तो दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही होती क्या? लेकिन ट्रंप ने कह दिया, राहुल गांधी खुश, इंडी गठबंधन एकदम पत्थर की लकीर मान लिया। ट्रंप तो गजब बोल दिए। अपने देश की बेइज्जती नहीं दिखी आपको? ट्रंप की भारत विरोधी बातों को लेकर इंडी गठबंधन यहां माहौल बनाने लग गया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सब लग गए भाई लाइन में। सुनिए अखिलेश यादव को। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। आप देखिए ना, ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा। इनको अमेरिका का आधार दिख रहा है। बड़ी बड़ी एजेंसीज, और सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है बॉस, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी रहेगी। किसी एजेंसी की बात कर लीजिए बॉस, हर एजेंसी एक नाम बोलती है, नंबर 1 पे कौन इकोनॉमी बढ़ेगी? भारत। कोई दूसरा नाम ही नहीं है लिस्ट में। और ये लोग डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत को, जरा सा भी नहीं। और कह रहे हैं दोस्ती क्या है, ट्रंप और मोदी की दोस्ती क्या है? अरे आपकी इंडिया अलायंस में अपनी दोस्ती सीट शेयरिंग पे नहीं चलती, वहां कोहनी मार देते हैं एक दूसरे को। अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट देने को तैयार नहीं होते यूपी के अंदर, कांग्रेस इनको मध्य प्रदेश में सीट देने को तैयार नहीं होती, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाता, वहां इनकी दोस्ती नहीं चलती है। जबकि नरेंद्र मोदी के नाम पे पूरा इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं, वहां इनकी दोस्ती 2 मिनट नहीं टिकती। और ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती हो गई तो मोदी ट्रंप की दोस्ती में भारत का हित छोड़ दें और ट्रंप जो है वो अपने यहां का मामला छोड़ देंगे। क्या बात करते हैं बॉस? ट्रंप की बातों का कोई आधार नहीं होता। यह हाल के दिनों में दिखा है, जो मन में आता है ट्रंप वही आजकल बोलने लग गए। लेकिन ट्रंप को हमारे यहां इंडी गठबंधन आजकल अपना भगवान बनाए बैठा है। इंडी गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डोनाल्ड ट्रंप भारत की जिस इकोनॉमी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भारत की भी इकोनॉमी नरेंद्र मोदी ने कैसे चमका कर रख दी, आज मैं आपको याद दिलाता हूं बॉस। साल 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी। साल 2025 में यह बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर जा पहुंची है, यानी 105% का जंप है बॉस। डेड इकोनॉमी में जंप आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने तूफान मचाया हुआ है। दिसंबर 2024 में ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 56.4 पॉइंट पर है। इस इंडेक्स के 50 पॉइंट से ज्यादा होने का मतलब है कि वो देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दायरे को लगातार बढ़ा रहा है। जबकि चीन तक का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50.5 है, अमेरिका का तो 48.3 है। इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देशों का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 50 से कम है, भारत 50 से कहीं आगे बैठा हुआ है। यह डेड इकोनॉमी में होता है क्या? इनकम इक्वालिटी के फील्ड में भी अगर आप दुनिया से भारत की तुलना करेंगे तो भारत में इनकम इक्वालिटी G20 और G7 देशों से बेहतर है। इनकम इक्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्कोर 25.5 है, कम स्कोर यानी इनकम इक्वालिटी बेहतर। जबकि इस इंडेक्स में अमेरिका का स्कोर 41.8 है, चीन का स्कोर 35.7 है। ये डेड इकोनॉमी के संकेत हैं क्या? भारत का तो जलवा ऐसा है कि आज की डेट में हर देश भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। सबको लगता है कि अगर भारत का साथ नहीं मिला तो उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी। इसलिए आपको देखना चाहिए कि ट्रंप जिस तरह की हरकतें भारत के खिलाफ कर रहे हैं,
उससे ट्रंप खुद अमेरिका को डुबा देंगे बॉस। और इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि ट्रंप जो ये पैर पटक रहे हैं, वो पैर अपना कुल्हाड़ी पे पटक रहे हैं, उन्हीं को जो जख्म होगा। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि कल जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो कई लोग कह रहे थे कि आज शेयर मार्केट में तूफान आ जाएगा, शेयर मार्केट 2-4 हजार पॉइंट तो गिरेगा ही। लेकिन भारत के शेयर मार्केट ने भी ट्रंप के टैरिफ का कोई लोड नहीं लिया। भारत के शेयर मार्केट को भी समझ में आ गया है कि ट्रंप की बात की कोई वैल्यू नहीं है, कि उन्होंने डेड इकोनॉमी कह दिया, शेयर बाजार धड़ से गिर गया। शेयर मार्केट जो है वो राहुल गांधी नहीं है। शेयर मार्केट आज गिरा जरूर, लेकिन उतार चढ़ाव रहा और किसी सामान्य दिन की तरह ही मार्केट में कामकाज हुआ, कोई पैनिक नहीं था। आज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट 0.36% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 का इंडेक्स भी 86.70 पॉइंट यानी 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यानी नॉर्मल दिन था, कई बार ऊपर गया कई बार नीचे आया, लेकिन कोई पैनिक सेलिंग हो रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी ट्रंप का टैरिफ वाला बयान भारतीय बाजार में कोई तूफान नहीं ला पाया। जिस इकोनॉमी को राहुल गांधी ट्रंप के कहने पर डेड बता रहे हैं, यह वही इकोनॉमी है जिसके शेयर मार्केट में राहुल गांधी ने खुद 2014 के बाद से बंपर कमाई की है, नोट छापे हैं बहुत एक तरीके से। राहुल गांधी की मूवेबल एसेट्स की वैल्यू 9 करोड़ 24 लाख रुपए के करीब है। इसमें से 90% निवेश उन्होंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में किया हुआ है। 15 मार्च 2024 तक उन्होंने 4 करोड़ 33 लाख रुपए स्टॉक्स में लगाए हुए थे। म्यूचुअल फंड में 3 करोड़ 81 लाख रुपए लगाए हुए थे। डेड इकोनॉमी में इतने करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी, जरा बताइए पब्लिक को। और जबकि 2014 में राहुल गांधी ने किसी भी लिस्टेड इक्विटीज और इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया ही नहीं था। उन्होंने निवेश सिर्फ बॉन्ड्स और यंग इंडिया तक सीमित रखा हुआ था। खुद शेयर मार्केट में नोट छाप रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अपने देश की इकोनॉमी को डेड बोलने वाले के साथ मिलकर हा 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 कर रहे हैं, वाह मजा आ गया भाई। उनको जरा नहीं लगता कि ये मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा है ट्रंप, ये देश के खिलाफ बोल रहा है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही राहुल गांधी ने कैसे भारतीय बाजार में अपना निवेश कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय मार्केट में राहुल गांधी का जरा निवेश देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। राहुल गांधी का निवेश, ये आपको बता रहा हूं भारतीय मार्केट में कितना उन्होंने निवेश किया हुआ है राहुल गांधी ने। कोई जाके पूछे, इसमें बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं। 2014 में उनका निवेश कितना था राहुल गांधी का? 83 लाख प्लस, इतना का निवेश उन्होंने शेयर मार्केट में किया हुआ था। 2019 में यह निवेश बढ़कर हो गया 5 करोड़ रुपया। ये देखिए बॉस, ये दुनिया में मिसाल होगी, कोई डेड इकोनॉमी जहां 83 लाख रुपया से निवेश बढ़ाकर कोई 5 करोड़ रुपया कर दे। डेड इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। और 2024 में यह बढ़कर 8 करोड़ रुपया हो गया। वाह, गजब डेड इकोनॉमी है बॉस, गजब। डेड इकोनॉमी में पैसा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं, आप चौंक जाएंगे। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी ने शेयर बाजार में निवेश के जरिए जो मुनाफा कमाया है, 5 महीने में मुनाफा राहुल गांधी का, वो मुनाफा कितना है आपको पता है? राहुल गांधी का मुनाफा डेड इकोनॉमी से मुनाफा 46 लाख 49 हजार रुपया। 46 लाख 49 हजार रुपए का मुनाफा मात्र पिछले 5 महीने में छाप दिए हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा गांधी परिवार के बाकी सदस्य भी भारतीय बाजार में निवेश बढ़ा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे साल 2014 में सोनिया गांधी का बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में निवेश 94 लाख रुपए के करीब था, जो साल 2019 में बढ़कर 2 करोड़ रुपए पहुंच गया और 2024 में बढ़कर 4 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसी तरह प्रियंका वाड्रा ने 19 शेयर्स और 5 म्यूचुअल फंड में करीब 3 करोड़ 24 लाख का निवेश किया हुआ है। खुद शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए और दूसरे को कह रहे हैं कि अरे आपको पता नहीं है भारत की इकोनॉमी डेड है, आपको पता नहीं है। बहुत हंसी भी आती है, लेकिन अफसोस भी होता है। ये नेता प्रतिपक्ष है, इस परिवार को इस देश ने क्या नहीं दिया है, और आप ऐसे खुले में किसी के लिए भी बोल दे रहे हैं कि ट्रंप सही बोल रहा है, भारत की इकोनॉमी डेड है।
राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा, दोनों भाई बहन ने नरेंद्र मोदी के राज में शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और दोनों मुनाफा कमा रहे हैं। फिर भी वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के दावों को ठीक उसी तरह हवा दे रहे हैं जैसे ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर दे रहे हैं। सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही। एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। ये लोग खुद तो बम्पर कमाई कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। राहुल गांधी को अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत जाननी ही थी तो वो ट्रंप की जगह अपने नेताओं से पूछ लेते, वही बता देते कि ट्रंप भारतीय इकोनॉमी को लेकर जो बातें कर रहे हैं वो गलत है। सुनिए कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला और शशि थरूर राहुल गांधी का क्या ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जो उसमें काम बढ़ाया। America is completely unreasonable in their demands. We will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. यानी कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, इंडी गठबंधन में भी कई नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रंप के बयान पर कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह जानने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। इसे डेड इकोनॉमी कहना सिर्फ अहंकार या अज्ञानता की स्थिति से ही आ सकता है। अब वो कह तो ट्रंप के लिए रही थी, लेकिन ये तो राहुल गांधी पे भी अप्लाई होता है कि अहंकार या अज्ञानता की स्थिति में ही आदमी एक रॉकेट बनी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह सकता है। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी जिस अर्थव्यवस्था को खत्म बता रहे हैं, खुद उनके यूपीए के राज में अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया गया था और कैसे नरेंद्र मोदी ने 11 साल की मेहनत से इस अर्थव्यवस्था को चमकाया है। अगर आप नरेंद्र मोदी और यूपीए के टाइम की अर्थव्यवस्था की हालत देखें तो साल 2004 से 2014 के बीच औसत महंगाई दर 8.2% रहती थी, जबकि मोदी सरकार में 2014 से 2023 के बीच औसत महंगाई दर 5.5% है। यूपीए में तो 10% भी क्रॉस कर गई थी। नरेंद्र मोदी राज में कभी महंगाई डबल डिजिट में गई ही नहीं। साल 2005 से 2014 के बीच औसत जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी देखें तो $3,889 था, जबकि 2015 से 2023 के बीच में यह बढ़कर $6,016 हो चुका है। साल 2005 से 2014 के बीच कुल एफडीआई $305 बिलियन, 2015 से नवंबर 2023 के बीच कुल एफडीआई $595 बिलियन। यानी चाहे विदेशी निवेश हो, प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे महंगाई दर हो, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ने परफॉर्म करके दिखाया और यूपीए के राज में जो अर्थव्यवस्था थी उससे बेहतर अर्थव्यवस्था को बना दिया। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कह दिए तो कह दिए कि हां डेड इकोनॉमी। जो इकोनॉमी इतनी शानदार तरीके से चल रही है उसे डेड बताना सिर्फ और सिर्फ एजेंडा हो सकता है और ट्रंप का यही एजेंडा है और उस एजेंडे को हवा देने में राहुल गांधी जुट गए। जबकि ट्रंप की बौखलाहट तो साफ साफ समझी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ना तो अपनी शर्तों पर भारत से ट्रेड डील करवा पा रहे हैं, ना ही वो भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने से रोक पा रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि वो जैसे ही भारत पर 25% का टैरिफ ठोकेंगे भारत झुक जाएगा, नरेंद्र मोदी फोन करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने आपको कहा यह नरेंद्र मोदी का नया भारत, फ्लावर समझा क्या, यह फायर है बॉस, यह नया भारत। उल्टा भारत ने साफ इशारा कर दिया कि डील हो या ना हो भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इससे ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ गई तो वो डेड इकोनॉमी बोलने पर आ गए। पर भाई वो तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के फायदे के लिए बोल रहा है, राहुल गांधी को अपना देश नहीं दिखता है। दूसरी तरफ ट्रंप ने रूस से व्यापार करने पर भी भारत को धमकाया था, पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने उसका भी लोड नहीं लिया। अब ट्रंप को लगा कि भाई वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, अगर कोई देश उनसे भी नहीं डर रहा तो उनकी तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। इससे ट्रंप इतना चिढ़ गए कि वो भारत और रूस को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। भारत ने कल ही ट्रंप को जवाब दे दिया था। आज संसद में भी खड़े होकर सरकार ने साफ साफ कह दिया कि बॉस देश हित से समझौता नहीं होगा। आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बताया
कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता चल रही है। दोनों पक्षों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी। भारत अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेगा। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। हम मौजूदा हालातों का आकलन कर रहे हैं और अमेरिका से बातचीत अभी चल रही है। पीयूष गोयल ने आज संसद से अमेरिका को सीधे शब्दों में कैसे जवाब दिया, एक बार वो सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये डील अटकी कहां, नरेंद्र मोदी किस बात पर अड़ गए हैं कि नहीं, भारत नहीं झुकेगा। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। ट्रंप चाहते थे कि भारत तुरंत ट्रेड डील कर ले, जो ट्रंप कहे वो भारत मान ले, लेकिन नरेंद्र मोदी अड़े हुए हैं। और वो इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि बात हमारे किसानों की है, बात हमारे कारोबारियों की है। नरेंद्र मोदी इनके हितों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसलिए 6 महीने से चल रही बातचीत में अब तक ट्रेड डील नहीं हो पाई। ये जो ट्रंप बार बार कह रहे थे कि मैंने सीज फायर कराया, वो इनडायरेक्टली भारत पर नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना चाह रहे थे कि मैं जैसा कहता हूं वैसा डील कर लो तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। मोदी से ऐसे काम नहीं कराया जा सकता, वो भारत का हित नहीं छोड़ सकते बॉस। 4 बड़ी वजह हैं कि मामला अटका हुआ है। भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ तो इससे भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है। यानी नरेंद्र मोदी इस देश के किसानों के लिए ट्रंप से भिड़े बैठे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स और पशु फार्मिंग के बाजार को भारत नहीं खोलना चाहता, क्योंकि इस सेक्टर पर भारत में करोड़ों लोगों की जीविका आश्रित है। यानी ऐसे जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी ट्रंप से, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से भिड़ रहे हैं और राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी। भारत रूस से तेल खरीदने की बात पर भी अड़ा हुआ है, क्योंकि भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है और इससे भारत तेल की महंगाई को रोक रहा है। भारत अपनी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई के बिजनेस में भी अमेरिका की एंट्री नहीं चाहता, क्योंकि इससे छोटे कारोबारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत यह भी चाहता है कि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम टैरिफ लगाए, ताकि भारत को एडवांटेज मिले और भारतीय उत्पाद की ज्यादा खपत हो। यानी नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी उसमें साथ देने के बजाय डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत की। यानी डील होगी तो ट्रंप की शर्तों पे नहीं होगी, नरेंद्र मोदी की शर्तों पर, भारत की शर्तों पर डील होगी। जहां तक टैरिफ लगाने की बात है तो ऐसा करके ट्रंप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ट्रंप खुद ही अमेरिका को बर्बाद कर देंगे और अमेरिका की इकोनॉमी को ही डेड बना देंगे, क्योंकि टैरिफ लगाने से अमेरिका में भारत जो सामान भेजता है वो महंगा हो जाएगा। इस सामान की बड़ी कीमत अमेरिका की जनता को ही चुकानी होगी। आप देखिए कि भारत अमेरिका को क्या क्या सामान बेचता है। 2024 के दौरान भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स की अगर लिस्ट देखें तो 70,947 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स गए, 56,933 करोड़ रुपए के टेलीकॉम प्रोडक्ट्स गए, 46,422 करोड़ रुपए के जेम्स और ज्वेलरी यानी कीमती पत्थर गए, 35,036 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम प्रोडक्ट गए, 24,525 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स, 28,028 करोड़ रुपए का सोना और मेटल की ज्वेलरी, 24,525 करोड़ रुपए के रेडीमेड गारमेंट, 24,525 करोड़ रुपए के लोहे और स्टील से बना सामान। अमेरिका में यह सारा सामान अब महंगा होने वाला है, तो वहां ऑलरेडी महंगाई ज्यादा है, इकोनॉमी धीमे धीमे घोंगे की स्पीड से रगड़ रगड़ के बढ़ रही है, और तुम अपनी पब्लिक पे डाल दोगे कि भारत से जो सस्ता सामान आता है उसको तुम महंगा खरीदो। पब्लिक आप ही को गाली देगी ट्रंप साहब। ट्रंप के टैरिफ लगाने से अमेरिका में रहने वाले लोग ही परेशान हो जाएंगे। अमेरिका में इलाज महंगा हो जाएगा, इलाज में देरी होगी। आप सुनिए, चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े चेयरमैन ऑफ मेडिकल टूरिज्म दिलीप कुमार खुद बता रहे हैं कि अमेरिका को उल्टा पड़ जाएगा यह मामला। Especially the medical equipments, pharmaceuticals and disposables are mostly coming from the India, because whatever the market of
America is dependent upon the Indian and China. If he's trying to impose, if it is 100 rupees cost is there, which is exporting to the US, it is costing 125 rupees, with which the cost of the treatment in America is increasing, the cost of the treatment procedure is also getting delayed, and the import of America is also charging more, with which what usually happens in his country people are affected rather than India. Whereas India is not going to impact, because we are going to by route, we are going to export to the European countries, we can export to the African countries. भाई भारत के पास पहली बात तो यह है कि हमारे पास खुद अपना इतना बड़ा बाजार मौजूद है। दूसरा, जैसा वो खुद ही बता रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भाई भारत दूसरे मार्केट तलाश लेगा। तीसरी बात, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरेंद्र मोदी को पता था कि ट्रंप जो है इस दूसरे कार्यकाल में बहुत सनकी टाइप बिहेव कर रहे हैं, तो उन्होंने यूरोपीय यूनियन वगैरह वाला रास्ता ऑलरेडी तभी से तैयार करना शुरू कर दिया और इसलिए भारत लोड नहीं ले रहा। लोड ट्रंप को लेना चाहिए बॉस, क्योंकि भारत से सस्ता सामान वहां पहुंचता है। भारत रूस से संबंधों को लेकर ट्रंप की धमकियों का लोड भारत नहीं ले रहा। आज ही भारत में रूस के राजदूत अलीपोव ने कहा है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर इसी साल शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ वित्तीय संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते व्यापार से कहीं आगे तक फैले हैं। दोनों देश पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग इंफ्रा को आसान बना रहे हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन देन के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाना है। भारत न सिर्फ रूस से व्यापार बढ़ाने वाला है, बल्कि भारत रूस चीन मिलकर एक ऐसी तिकड़ी बनाने वाले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की भी हेकड़ी निकाल देगी। हम आपको पाठशाला में बता चुके हैं कि भारत रूस चीन की तिकड़ी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खटक रही है, बहुत डरा रही है। ट्रंप के टेंशन की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि भारत रूस चीन एक हो गए तो उनकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीनों देशों की जीडीपी को अगर जोड़ लिया जाए तो यह दुनिया की जीडीपी का 33% हो जाता है। वहीं रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है और रूस में निकाले जाने योग्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा भंडार। अभी भी रूस से तेल खरीदने में भारत पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर है। अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो फिर भारत और चीन को तेल आयात के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा। यानी ये तीनों देश साथ आ गए तो ये तीनों मिलकर ही एक झटके में अमेरिका की बादशाहत खत्म कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप की धमकियों को भारत कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया ही नहीं, बाकी देश भी हैं और वो अगर मिल जाएंगे तो ट्रंप की कोई मनमानी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी फिलहाल इसी पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के सहयोग से चल रही योजनाओं की प्रगति पर बात की। यानी लगातार नरेंद्र मोदी भारत के लिए अलग अलग रास्ते भी खोलते जा रहे हैं और यह बात क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी यहां कितने भी सवाल पूछें, कुछ भी बयान दें, मोदी लोड नहीं लेंगे। ट्रंप को जो करना है करें, भारत के हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिसको जो बोलना है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि रॉकेट बनी इकोनॉमी अगर किसी को डेड इकोनॉमी दिख रही है तो उसका ब्रेन डेड है बॉस। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी कैसे हुए बरी? कोर्ट में केस कैसे पलटा? कांग्रेस के भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के फर्जी नैरेटिव का पलीता कैसे लगा? आप देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। अब यह चैप्टर खोलता हूं। एक दौर था जब इस देश में भगवा को आतंक से जोड़ने का प्रयास हुआ। ऐसी ऐसी कहानियां बनाई गई जिससे हिंदुओं को आतंकी साबित किया जाए और यह सब इसलिए किया गया जिससे सियासी फायदा हो। हिंदू तो जातियों में बटा ही रहता है, मुसलमानों को खुश करके एक तरफा वोट ले लेंगे, तराजू जबरदस्ती बराबर कर देंगे कि नहीं हिंदू भी आतंकी हो सकता है। इसलिए जबरन भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी गई। लेकिन आज पूरे देश के सामने इसका सच सामने आ चुका है। डंके की चोट पर आज देश के हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। और क्यों हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, यह बात आज 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आए फैसले से पता चला। आज जब एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला सुनाया तो भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी धुआं धुआं हो गई, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कह दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोर्ट ने फैसले में आतंकवाद के धर्म का जिक्र क्यों किया और कैसे मालेगांव ब्लास्ट के 7 हिंदू आरोपियों को 17 साल के लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला, इसकी पूरी डिटेल अब आपको बताऊंगा। लेकिन किस तरह से इस देश में हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का जबरदस्त प्रयास कांग्रेस और इकोसिस्टम ने किया, कैसे हंगामा हुआ इस फैसले के आने के बाद, उसकी एक झलक देखिए।
चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? तो है एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने करवाया था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के, वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। बरसों से हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही, आज मुंबई में एनआईए के स्पेशल कोर्ट के फैसले ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। भगवा आतंकवाद का जो गुब्बारा फुलाने की कोशिश हो रही थी, भरो हवा, हिंदू टेररिस्ट हो सकता है, साबित कर दो, उस गुब्बारे में आज कोर्ट के फैसले ने पिन मार के पूरी हवा निकाल दी। क्योंकि कोर्ट ने साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपी आज फैसला सुनने के लिए कोर्ट पहुंचे। यह तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब कोर्ट ने 17 साल पुराने इस केस में फैसला सुनाया। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी नंबर 1 बनाई गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड, अजय राहेरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी जताई। मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए लोगों पर क्या आरोप लगाए गए थे, पहले उसके बारे में आपको बताऊं आगे। उससे पहले देखिए हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद की थ्योरी कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाई। लंबी सुनवाई के बाद आज एनआईए कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया। अपने फैसले में एनआईए कोर्ट के जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि ब्लास्ट में साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। जांच एजेंसी आरोप साबित ही नहीं कर पाई। धमाका हुआ, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में ही रखा हुआ था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। जज ने यह भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट से 2 साल पहले ही साध्वी बन चुकी थी। आगे जज ने कहा कि यह साबित भी नहीं हुआ कि कर्नल पुरोहित ने ही बम बनाया था। उनके घर पर विस्फोटक रखे जाने के रिकॉर्ड में को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिले। आगे जज ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने अपने संगठन अभिनव भारत के फंड का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया। फैसला सुनाते हुए जज ने यह भी कहा कि दोषी साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। आज कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि जिन मालेगांव ब्लास्ट केस में जिन हिंदुओं को आरोपी बनाया गया था वो आतंकवादी नहीं थे। और यही बात लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने भी कही थी कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अमित शाह का वो बयान आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे बताऊंगा हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल होने पर संत समाज ने कैसे कांग्रेस को घेरा है। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। संत समाज ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट के फैसले ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़कर भारत, सनातन और भगवा को बदनाम करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सुनिए एक बार संत समाज क्या कह रहा है, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने यह भगवा आतंकवाद शब्द कैसे गढ़ा, उसे कैसे फैलाया। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति भारत के न्याय व्यवस्था पर, न्यायालय पर और भारत सरकार पर, विशेषकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी समेत और देश की न्यायिक व्यवस्था को साधुवाद और धन्यवाद देती है कि ये संत कलंक लेके जी रहे थे, आज दोष मुक्त हुए हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया
इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन 7 जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। कांग्रेस ने यह भगवा आतंकवाद शब्द कैसे फैलाया था उसे भी याद करना जरूरी है। अगस्त 2010 में तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था कि भारत में हाल के धमाकों में भगवा आतंकवाद की भूमिका है। जनवरी 2013 में यूपीए सरकार में उस वक्त के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि उनके पास रिपोर्ट आ गई है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, उनके ट्रेनिंग कैंप हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। सितंबर 2013 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा था कि हर हिंदू आतंकवादी संघी क्यों है। जो दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद का जाप किया करते थे, मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले के बाद कैसे उनके सुर बदल गए हैं और कहने लगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सुनिए जरा दिग्विजय सिंह को। लेकिन हिंदू आतंकवाद का जो आरोप लगा, कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए जमीन आसमान सिर पर उठा रखा था। इस तस्वीर को ही देखिए जब दिग्विजय सिंह एक बुक लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे और जो बुक लॉन्च हो रही थी उसका नाम था आरएसएस की साजिश 26/11। वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो उसका कलावा दिखा के मामला सेट का हो जाता कि भाई वो तो आरएसएस ने और हिंदुओं ने कर दिया है और कसाब को हिंदू बता दिया जाता। कसाब जब पकड़ा गया तब सोचिए ये किताब छप गई। नहीं पकड़ाया होता, मर गया होता तो क्या ही होता इस देश में। भारत में फैलाए जा रहे भगवा आतंकवाद के नैरेटिव का पाकिस्तान ने भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। कह रहा है कि इसका नाम हीरा लाल है और इंडियन सेटअप से किसी ने अंदर से बताया कि ये सिख है और ये बीजेपी के दहशतगर्द ऐसे कलावा पहनते हैं। अब इंडियन सेटअप में से किसने बताया होगा आप खुद ही अंदाजा लगाइए। इस तरह की कहानियां गढ़े रहे थे ये लोग। चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी भगवा आतंकवाद को लेकर अमेरिका को चेतावनी देने के आरोप लगे। विकीलीक्स जो एक वेबसाइट है जिस पर गोपनीय दस्तावेज पब्लिश होते हैं, उस पर 2009 में एक गोपनीय दस्तावेज पब्लिश हुआ था जो कि भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डेविड मलफोर्ड से जुड़ा था। इस दस्तावेज में डेविड मलफोर्ड ने अपने विदेश मंत्रालय को लिखे हुए पत्र में राहुल गांधी के उस बयान का हवाला दिया था जिसमें राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। विकीलीक्स के इस दस्तावेज के मुताबिक 20 जुलाई 2009 को एक डिनर में राहुल गांधी मौजूद थे। इस दौरान अमेरिकी राजदूत ने राहुल से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को भारत में मिलने वाले सपोर्ट को लेकर पूछा था। इस पर उन्होंने कहा कि इसका भारत में थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सकता है, लेकिन देश में हिंदू अतिवादियों से ज्यादा बड़ा संकट है। और जब आज कोर्ट का फैसला आया तो राहुल गांधी भगवा आतंकवाद से जुड़े सवाल पर सन्नाटे में चले गए। सुनिए जरा। तो मालेगांव पे आपको लगता है जॉब पे भी असर, सर आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा? Look, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. ये जो बोले नरेंद्र मोदी को वो शब्द बोलना होगा। फरमाइशी गीतमाला चलती है। इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि आज मालेगांव ब्लास्ट पे फैसला आया है, आपके जमाने में आरोप लगा था भगवा आतंकवाद का, बोलिए। तो कह रहे हैं आप लोग मुद्दा भटका रहे। अच्छा,
ये लोग आज चुप हैं क्योंकि इन्हीं के दौर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी और इसकी गवाही मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए गए कर्नल पुरोहित ने खुद दी है। कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि उन्हें 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी को दिखाया ही नहीं। कर्नल पुरोहित के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के बहाने खंडाला के एक अलग बंगले में ले जाया गया। कोर्ट में जमा किए गए लिखित बयान में कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि एटीएस के अधिकारियों ने उन्हें बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए इतना टॉर्चर किया कि उनका दाहिना घुटना टूट गया था। कर्नल पुरोहित ने यह भी दावा किया कि एटीएस के अधिकारी अवैध रूप से की गई पूछताछ में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों और गोरखपुर के तब के सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाल रहे थे। आगे कर्नल पुरोहित ने दावा किया कि सेना में उनके सीनियर अधिकारी ने धोखा देकर उनसे एटीएस को सौंप दिया और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं होता हो। इस तरह से जबरदस्ती जानवरों जैसा व्यवहार करके कबूलनामा लेने का प्रयास होता है, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास होता है। और आज कहा जाता है कि ना आप मुद्दे से मत भटकाइए, देश सब देख रहा है बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी मुनीर का डबल संकट, चीन उधार छोड़ेगा नहीं, ट्रंप ने कह दिया अमेरिका तेल निकालेगा। अमेरिका के तलवे चाटते भिखारी पाकिस्तान ने क्या कर दिया कि चीन दौड़ा देगा, अब आपको यह बताता हूं। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील का ऐलान किया है, पाकिस्तान तो हवा में उड़ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल कर ली है। डील में अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। ट्रंप का बड़बोलापन देखिए कि उन्होंने यह तक कह दिया कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। अरे जो पाकिस्तान खुद का अपना देश दुनिया को बेच आया भीख मांगने के चक्कर में, वो भारत को क्या तेल बेचेगा। अब पाकिस्तान उछल रहा है कि देखो अमेरिका से डील कर ली। पाकिस्तान को यह समझ ही नहीं आया कि इस डील के बाद अमेरिका पाकिस्तान में तेल निकाल पाए या न निकाल पाए। पाकिस्तान का तेल निकल जाएगा जरूर। पाकिस्तान अब कैसे दो सुपर पावर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का अखाड़ा बन जाएगा, चीन और अमेरिका से कैसे पाकिस्तान को डबल करंट लगने वाला है, आज आपको बताऊं। यह भी बताऊंगा कि तेल के बहाने ट्रंप की नजर पाकिस्तान के कौन से खजाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही पूछ रहे हैं कि वो कौन से तेल भंडार हैं जिनके बारे में पाकिस्तानियों को ही नहीं पता और ट्रंप कह रहे हैं कि हम वो तेल निकाल लेंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई कि हमारे यहां तेल है, हमको ही नहीं पता है। ये ट्रंप कौन सा तेल निकालने वाला है। तेल के नाम पर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ कैसा खेल कर दिया है कि चीन पाकिस्तान को दौड़ा देगा। पाकिस्तान के लोगों का यह सोच सोचकर भेजा फ्राई हो रहा है कि पाकिस्तान के पास तेल का खजाना आ कहां से गया भाई, जिसके लिए ट्रंप कह रहे हैं कि हम तेल निकाल लेंगे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको लेकर मजे लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर लोग तेल की बड़ी बड़ी कढ़ाइयों और पतीलों के वीडियो डाल रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व बता रहे हैं कि यही तेल निकालेगा क्या ट्रंप। लोग बड़े बड़े तवों पर अंडा फ्राई करते हुए तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और ट्रंप को टैग करके लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में मिले ऑयल रिजर्व की तस्वीरें देख लो। पाकिस्तान में यह तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें बड़े बड़े कड़ाहों में तेल में डूबा खाना भरा हुआ है और इसे पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व बताया जा रहा है। ऑयल डील की खबर आते ही पाकिस्तान में इमरान खान का पुराना बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना तेल मिला है कि 50 साल पाकिस्तान को तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। इमरान ने कहा था कि लोग पानी का कुआं खोद रहे हैं, उसमें से गैस निकल रही है। भाई मैं आपको बताऊं, कुआं खोद रहे हैं, गैस निकल रही है। इससे तेल नहीं निकलता, इससे गैस नहीं निकलती भाई, कि ऊपरे ऊपरे खोदे और गैस निकल गई। ट्रंप ने लग रहा है यही वाला बयान सुन लिया 2018 का इमरान खान का। हालांकि इमरान खान का, पाकिस्तानियों का और ट्रंप का जो ये लेवल है ना, वो मैच हो रहा है। बहुत बढ़िया जमेगा इन लोगों का। जब एक बहुत बड़ा तेल का भंडार मिलने का दावा एक कंपनी ने किया था, तब पाकिस्तान सरकार ने यह दावा ठोक दिया था कि कराची के पास समुद्र में बड़ा तेल भंडार खोज लिया गया है। पाकिस्तान तो यह भी दावा कर रहा था कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। पाकिस्तान का दावा था कि 3 साल तक खोज के बाद यह तेल का भंडार मिला है 2018 में, लेकिन मई 2019 में इस दावे की हवा निकल गई थी। पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर खबरें भी चली थी और पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई थी। यानी जिस देश में इमरान खान के मुताबिक कुआं खोदने पे गैस निकल जा रही थी, वहां 14 अरब डॉलर की खुदाई के बाद कुछ नहीं निकला। चीन को भी समझ में आ रहा है कि ट्रंप ने भले ही पाकिस्तान से तेल का समझौता किया हो, लेकिन अमेरिका की नजर बलूचिस्तान में मौजूद बेशकीमती खनिजों पर है, ताकि वो चीन के एकाधिकार को तोड़ पाए। क्योंकि अभी चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। चीन अभी फिलहाल 69% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है।
चीन 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और 90% एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। अमेरिका अपनी रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा चीन से ही आयात करता है। चीन अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स की मोनोपोली को अमेरिका के खिलाफ ट्रेड डील में हथियार बनाकर यूज करता रहा। इसलिए ट्रंप ने यूक्रेन के साथ भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की डील करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए अब अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान पर नजरें गड़ा दी और ट्रंप को लग रहा है कि हम ऐसा पाकिस्तान से दोस्ती की बात करेंगे, भारत को आग लग जाएगी, भारत जो है वो दौड़ा आएगा। भारत काहे के लिए दौड़ा आएगा? ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि भिखारी से दोस्ती किए हो पाकिस्तान से, तो भिखारी एक ही चीज दे सकता है, कटोरा। ले लो।